हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, पादप जगत। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है, कौन सा पौधा है? इसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। इसका क्या नाम है? यूट्रिकुलेरिया। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कुछ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा। ये भी याद कर लीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछा है। इसमें ड्रोसेरा हो जाएगा, डायोनिया हो जाएगा, नेम्फिलीज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में होता है? तो कोलोनियल के स्वरूप में कौन होता है? ये होता है वॉलवॉक्स होता है। क्या होता है? वॉलवॉक्स होता है। वॉलवॉक्स एक जलीय शैवाल है जो जल में कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। वॉलवॉक्स एक जलीय शैवाल है जो जल में कोलोनियल के रूप में रहता है। इस कॉलोनी के सदस्यों की संख्या अनगिनत होती है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। ये सारे जीव आपस में कोशिका द्रव के झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूणपोषी बीज नहीं? आपको बताना कौन सा भूणपोषी बीज नहीं है। तो इसमें होता है चना। इसमें क्या होता है? चना होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुछ पौधे जैसे चना, सेब, मटर में भूणपोष का भ्रूण परिवर्धन में ही पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। इन बीजों के बीज पत्र में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। इन्हें अभूणपोषी बीज कहते हैं। अगला, मशरूम किसका उदाहरण है? तो आपको बताना मशरूम किसका उदाहरण है। तो मशरूम को एक प्रकार का कवक होता है, यानी फंजाई होता है। ध्यान रखिएगा, जो मशरूम होता है एक प्रकार का कवक होता है, जिसको फंजाई भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मशरूम फंजाई कवक का उदाहरण है। मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है। यह एक कोशिकीय है। यह खाने योग्य तथा जहरीला दोनों प्रकार का होता है। अगला है, बाइकोष उपस्थित होते हैं। आपको बताना है बाइकोष उपस्थित होते हैं। तो बाइकोष किस में उपस्थित होते हैं? ये जलोद्भिद में। किस में उपस्थित होते हैं? जलोद्भिद में उपस्थित होते हैं। देखिए इसके बारे में, जलोद्भिद पौधों में बाइकोष उपस्थित होते हैं, जैसे कमल, वाटर लिली, बेलिसनेरिया आदि। आर्किड आदि पादप पौधे का उदाहरण है। नागफनी, कनीर, मरोद्भिद तथा नीम, आम आदि समोद्भिद के अंतर्गत उदाहरण है। 319 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण? आपको बताना है कि स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। तो स्पंज गुहा किस में होता है? ये होता है पोरीफेरा में। किस में होता है? पोरीफेरा में स्पंज गुहा होता है। किस में होता है? पोरीफेरा में। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि स्पंज गुहा पेरिफोरा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। इस संघ के जंतुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके शरीर देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म आस्टिया नामक छिद्र होते हैं। इनके लिए मुख गुहा का काम करते हैं। इस संघ की जैविक क्रियाएं जल की अविरल धारा पर निर्भर करती है, क्योंकि स्थिर प्रणालियों में जल की धारा भोजन व ऑक्सीजन लाती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? आपको बताना है पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ओरोबैंकी। क्या हो जाएगा इसका? ओरोबैंकी। ये पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। देखिए, ओरोबैंकी पूर्णतः जड़ परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे के जड़ों से भोजन प्राप्त करता है। लोरेथन्स अपूर्ण स्तंभ परजीवी पौधे का उदाहरण है जो दूसरे पौधे के तनों पर उगकर जल तथा खनिज लवण ही प्राप्त करते हैं। देखिए, काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? आपको बताना था। किससे हो जाएगा? ये फूल गोभी। किससे संबंधित होता है? फूल गोभी से संबंधित होता है। देखिए, इतने महंगे महंगे सब्जी पूछे जा रहे हैं भाई।
ब्रोकली सब्जी फूल गोभी परिवार से संबंधित है। जो ब्रोकली सब्जी होता है फूल गोभी परिवार से संबंधित होता है। इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए आदि तत्व पाए जाते हैं जो विकास में वृद्धि में सहायक होते हैं। ब्रोकली फूल गोभी की तरह दिखता है और यह कच्चे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यह मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। स्टेम नोडुलेंटिंग लेग्यूम की पहचान करें तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें होगा सेसबानिया एक्यूलेटी। क्या होगा? सेसबानिया एक्यूलेटी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? तो किस प्रजाति कुल से संबंधित है आपको बताना है। किससे हो जाएगा? ये ग्रैमिनी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ये ग्रैमिनी हो जाएगा। देखिए, खरपतवार फलारिस माइनर ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आता है। इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। यह खरपतवार गेहूं की उपज को प्रभावित करता है। इस पर रासायनिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोजा हिबिस्कस, आपको बताना रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये गुड़हल का नाम है। ये गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जो है पादप आकार की जड़, तना, पत्ती, पुष्प। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का जो विकास है किससे प्रभावित होता है? ये प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से क्या होता है? पौधे का विकास प्रभावित होता है। अब कह केवल प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, इन सबसे क्या होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, अवधि, तीनों से क्या होता है? पौधे का विकास प्रभावित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती तो यह क्या दिखाती हैं? जब पौधे की जो जड़ें होती हैं गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह क्या दिखाती हैं? तो यह क्या दिखाती हैं? ये सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। क्या दिखाती हैं? सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। देखिए, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। देखिए, अब ये मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर होता है, अंडाशय होता है। तो नर प्रजनन अंग क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 328 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 329। देखिए, पौधे में प्रजनन की क्रिया परागकण कहलाती है। पौधे में प्रजनन क्रिया पुष्प में होती है। पुष्प में नर और मादा यौन अंग होते हैं। नर प्रजनन अंग पुंकेसर एवं स्त्री प्रजनन अंग स्त्री केसर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्त्री प्रजनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? आपको बताना इसमें कौन सा फलीदार फसल है। तो जो दालें होती हैं ये फलीदार फसल होती हैं। जो दालें होती हैं कैसी होती हैं? फलीदार फसलें होती हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जा सकती है? तना। ध्यान रखिएगा, तने से क्या प्राप्त की जाती है? हल्दी प्राप्त की जाती है। देखिए, हल्दी के पौधे के खाने का योग्य भाग हिस्सा प्रकंद है जो कि अंतर्भौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदी बहुवर्षीय शासकीय पौधा है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? तने से। हल्दी के साथ साथ आप अदरक भी ध्यान रखिएगा, ये किससे प्राप्त की जाती है? अदरक हुआ, ये प्याज हुआ, ये सब किससे प्राप्त की जाती है? सब तने से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तना है? आपको बताना इन निम्न में से कौन सा तना है। तो देखिए, अभी बताए हैं अदरक जो होता है और प्याज जो होता है और हल्दी होता है, सब क्या होते हैं? तना। तो अदरक भी क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया है कि आयोग ने इसका आंसर डी माना है। इसका आंसर क्या माना है? डी माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, तना पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रारोध तंत्र बनाता है। देखिए, आलू हो गया, भंडा हो गया, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक इत्यादि। इसमें आपको आलू ध्यान रखिएगा, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब क्या होते हैं? तना होते हैं। और जड़ यह पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद ये सब क्या होते हैं? जड़ होते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है
पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बताना है पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो हल्दी किससे प्राप्त की जा सकती है? ये तने से प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जाती है? तने से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर कुछ वही चीज़ें फिर लिख दिया है, देखिए तने से हल्दी, अदरक, आलू, प्याज प्राप्त की जा सकती है। जड़ से गाजर, मूली, चुकंदर प्राप्त की जा सकती है। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो जो हीरोइन होता है ये जो हीरोइन होता है किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है आपको बताना। ये पोस्ता नामक पौधे से प्राप्त होता है। देखिए हीरोइन अत्यधिक नशीली एवं अवैध मादक पदार्थ है। इसे पोस्ता के पौधे पाइपेयर सोमनिफेरम के लैक्टेस दूध के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन पादप हार्मोन्स। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। पौधे में जल, प्रकाश, परागण तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। तो यहाँ जो मुख्य उत्पाद होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और देख लीजिए इसके बारे में, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन की अपक्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, यानी रिडॉक्स अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिडॉक्स अपक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस दोनों होता है वो क्या होता है? रिडॉक्स अपक्रिया हो जाता है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीजन जो बनता है क्या टूट के बनता है? तो जल से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। देखिए यही लिखा है, इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और जल से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन किससे बनता है? तो जल से बनता है। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होती है। तो किसमें अवलोकित होती है अंतः प्रजनन? आपको बताना है। तो किसमें होती है ये होती है स्वपरागित फसल में। किसमें होती है? स्वपरागित फसल में अंतः प्रजनन अवनति होती है। देखिए अंतः प्रजनन अवनति स्वपरागित फसल में अवलोकित होती है। स्वपरागण तब होता है जब परागकोश से पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर किसी अन्य फूल पर जमा हो जाता है। क्रॉस परागण एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक एक ही प्रजाति के भिन्न व्यक्ति पर पराग का हस्तांतरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल प्रायः परपरागित होती है? आपको बताना परपरागित होती है। तो परपरागित कौन होता है? शोरगोम। इसका क्या नाम है? शोरगम। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। परागकण का वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय या बीजांड पर परागकण की पहुंचने की वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। परागकण के मुख्य भेद हैं परागकण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में फूल में परागण उसी पराग द्वारा होता है, जबकि परपरागण में पौधे के दो फूल या उसी जात के दो पौधों के बीच होता है। शोरगम में परपरागण होता है। जो शोरधम होता है इसमें क्या होता है? ये परपरागण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? आपको बताना है किस प्रक्रिया में सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो किसमें बदल जाती है? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही चीज़ें फिर लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। अगला है, निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किसमें परिवर्तित होती है? ये प्रकाश संश्लेषण में होती है।
ठीक है, इसके बारे में फिर वही चीज़ें लिखा है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, ये रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है आपको बताना है। तो देखिए ये ऊर्जा जो होती है ये किस में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी जो होती है, रोशनी वाली ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको बताना है कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है, यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ता है। यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ता है। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है। तो कौन सा हिस्सा शामिल होता है, पत्तियां शामिल होता है। कौन सा हिस्सा शामिल होता है, जल चक्र में पत्तियां शामिल होता है। तो 342 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पौधे की पत्तियां जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होती है। कौन, पौधे की पत्तियां। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भी क्वेश्चन पूछता है किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो हरित लवक के कारण। पत्ती के प्रकार निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल की जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। तो किसके कारण से मिलती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। पादपों में खनिज और जल का जड़ों से पत्तियों तक ले जाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं, कि पादपों में खनिज और जल को जड़ों से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक ले जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सभी हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कौन सा हो जाएगा, इसमें होता है वाष्पीकरण होता है। जल चक्र में कौन सा शामिल होता है, इसमें वाष्पीकरण होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है, ए है, डी। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो क्या कहलाते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जो पौधे के तापमान को कम कर सकती है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वाष्पीकृत करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों का तापमान और हवा का तापमान बराबर नहीं होता है। पौधों का तापमान और हवा का तापमान बराबर नहीं होता है क्योंकि पौधे वाष्पीकरण के माध्यम से अपने आप को ठंडा करने और विकिरण के माध्यम से गर्म होने में सक्षम होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 347। देखिए पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा
प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है। तो प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है एटीपी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एटीपी के द्वारा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? इसको परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको परासरण बोलते हैं। देखिए पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। मृदा विलयन में जल का परासरण दाब मूल रोम के परासरण दाब से कम होता है। इस विसरण दाब न्यूनता के कारण जल परासरण के द्वारा मूल रोमों में आता है, जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम है सिट्रिक एसिड चक्र। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि ऑक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में प्रारंभिक रासायनिक क्रियाएं समान होती हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विघटन होकर पायरुविक अम्ल बनता है। इस पथ को ग्लाइकोलिसिस अथवा ईएमपी पथ कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इसके पश्चात यदि ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो पायरुविक अम्ल का विघटन व पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनेगा। जिन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यह होता है उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र अथवा इस चक्र के अनुसंधानकर्ता के नाम पर क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं, या इसके जो खोज करते हैं उनके नाम पर इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। देखिए कि क्रेब्स चक्र में पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड होता है। क्रेब्स चक्र में पहला उत्पाद क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसीलिए क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। यह संपूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी खोज 1937 में क्रेब्स ने की थी। इनकी इस उपलब्धि के कारण 1954 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। आपको बताना है इसमें से एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। तो इसमें सिंथेटिक ऑक्सीन कौन सा है? ये बोला जाता है NaA। क्या बोला जाता है? NaA क्या है? एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। 351 के बाद देखते हैं। देखिए इसके बारे में ही लिखा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसमें सब होम्योपैथी के क्वेश्चन हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा कौन है? तो इसमें कौन सा है? बीटी कपास है। ठीक है, कौन इसमें? बीटी कपास है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। बीटी कपास भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। ध्यान रखिएगा, जो बीटी कपास है भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। इतने ही आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि जो पेनिसिलिन होता है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक प्रकार है जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। सन 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कवक सूक्ष्मजीवों द्वारा किया था। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और किससे प्राप्त किया था? कवक से किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो यही क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? बीटी कपास। आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन था? ये बीटी कपास ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रसिद्ध डाली भीड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी? ठीक है, आपको बताना कि जो प्रसिद्ध डाली भीड़ है किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी? तो क्लोनिंग द्वारा आई थी। किस द्वारा आई थी? एक क्लोनिंग द्वारा आई थी। देखिए इसके बारे में देखते हैं। प्रजनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें
जननी कोशिकाएं कहते हैं भाग लेती हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता? प्रतिरूप बनाना ही क्या कहलाता है? क्लोनिंग बनाता है। क्लोनिंग की परंपरागत तकनीकी में भ्रूण क्लोनिंग या ट्यूनिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 1997 में डॉक्टर इयान विल्मट और उनके सहयोगी ने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीकी की प्रयोग करके डाली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित है? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित है? ये लखनऊ में स्थापित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थापित है। ये भी ध्यान रखिएगा, एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक लखनऊ में है। तो ये विश्व में दूसरे स्थान पे, विश्व में किस पे है? दूसरे स्थान पे है। यहाँ डीएनए बैंक के साथ एक बायोटेक पार्क भी। अब हम लोग जीव विज्ञान विविध के बारे में देखेंगे। यहाँ से देखते हैं, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है इनोविट 10 क्या है? आपको बताना कि इनोविट 10 क्या है। तो इनोविट 10 आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए इनोविट 10 क्या होता है? दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भनिरोध गोली। ठीक है, दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित जो गर्भनिरोध गोली थी, ये क्या, इसका क्या नाम था? इनोविट 10 था। क्या था? इनोविट 10 था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कादरी लेपाछी 1812 जो खबरों में रहा किस फसल के बीज की एक किस्म है? किसकी एक किस्म है? ये मूंगफली की एक किस्म है। किसकी एक किस्म है? मूंगफली की। लेपाछी 1812 मूंगफली के बीज की एक नई किस्म है जिसे सूखा प्रतिरोधी कहा जाता है और यह बाढ़ का भी सामना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसको एपिडर्मिस बोलते हैं या इसको अधिचर्म बोलते हैं। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म या एपिडर्मिस बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए CSIR CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण की कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के ICMR द्वारा अनुमोदित की गई थी? देखिए ये जब कोविड-19 लगा था उस समय ये बना था क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन था। तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR। सुने होंगे कि RT-PCR करवाना सबको जरूरी होता है, तो इस समय इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको प्रेजेंट टाइम का करंट तैयार करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? आपको बताना इसमें से एक वृद्धि अवरोधी नहीं है। तो वृद्धि अवरोधी कौन सा नहीं है इसमें? इसको बोलते हैं मलैइक हाइड्राजाइड। इसको क्या बोलते हैं? मलैइक हाइड्राजाइड बोलते हैं। एक वृद्धि अवरोधी हार्मोन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होता है? किसमें होता है? मस्गुआनो। किसमें? मस्गुआनो में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होता है। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का कौन सा स्रोत हो जाएगा? टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इसके पहले जब अम्ल क्षार लवण पढ़े होंगे, ठीक है, रसायन विज्ञान में, वहाँ तो जितने अम्ल से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ सब कुछ पढ़ा दिया गया। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। आंवला में क्या पाया जाता है? खट्टा फल है तो खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप साइंस के पूरा वीडियो देखिए, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो। और रसायन विज्ञान का पूरा सेशन खत्म हो चुका है। ये लास्ट वीडियो बायोलॉजी था। इसके बाद हम फिजिक्स का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। तो 263 का कौन सा हो 363 का कौन सा हो जाएगा? इसका टमाटर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी। अब देखते हैं 364 नंबर। देखिए दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको फ्यूजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठोस, द्रव एवं गैस के अणुओं को अधिक सांद्रता क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसको विसरण कहते हैं।
स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। ये क्वेश्चन हमको कई बार बता चुके हैं रासायनिक विज्ञान में कि स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। देखिए इसके बारे में और देख लिए, स्टेनलेस इस्पात में 15% क्रोमियम रहता है या कठोर होता है। स्टेनलेस इस्पात में 15% क्रोमियम रहता है या कैसा होता है? कठोर होता है। इसके कारण स्टील में जंग नहीं लगता। इसके कारण स्टील में जंग नहीं लगता। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में होता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल बच्ची पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है आपको बताना। इसका क्या कारण होता है? बीज आवरण अपारगम्यता। इसका क्या कारण होता है? बीज आवरण अपारगम्यता। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कुछ पौधों के बीज आवरण कठोर होते हैं जिस कारण इनके बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। यदि ऐसे पौधों के बीज पक्षियों के पाचन क्षेत्र से गुजरते हैं तो इनका बीज आवरण पतला या नष्ट हो जाता है जिस कारण बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण होता है? किण्वन का होता है। किसका होता है? किण्वन का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। दूध का दही के रूप में खट्टा होना किण्वन कहलाता है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दही, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थ का निर्माण भी किण्वन का प्रयोग होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है। तो इसमें से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो कौन हो जाएगा इसमें? आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन क्या होता है? कंडीशनल अमीनो एसिड होता है। अब देखते हैं 369 नंबर क्वेश्चन। देखिए रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा सैचुरेटेड वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? किसका खतरा हो सकता है? हृदय रोग का। किसका हो सकता है? हृदय रोग का खतरा हो सकता है। इसके बारे में देख लीजिए। संतृप्त वसा वाले भोजन का अधिक सेवन से हृदय रोग का खतरा हो सकता है। संतृप्त वसा उच्च LDL स्तर, खराब कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण होता है। हम जितनी कैलोरी ऊर्जा एक दिन में लेते हैं संतृप्त वसा उसके 10% तक ही सीमित रहना चाहिए। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। संतृप्त वसा का स्रोत मक्खन, पनीर, दूध, आइसक्रीम, वसायुक्त मांस है। अगला क्वेश्चन है कि आंसू का pH क्या होता है। तो आंसू का pH कितना होता है? 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा जो हम लोग का खून होता है इसका भी pH वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। ये भी आप रसायन विज्ञान में अम्ल क्षार लवण पढ़े होंगे, उस चैप्टर में सब कुछ डिस्कस कर दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीज के लेखक कौन है? आपको बताना है। जो पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीज है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इनका नाम है डॉक्टर BV मुंडूकर। इनका क्या नाम है? मुंडूकर। इसके बारे में यहाँ देख लीजिए कि पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीज के लेखक डॉक्टर BV मुंडूकर हैं। कौन है? डॉक्टर BV मुंडूकर हैं। रेपीसीड, अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है? 1:100 होता है। कितना होता है? 1:100 होता है। अगला क्वेश्चन है पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पुणे में कृषि मौसम विज्ञान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये 1932 में। किस वर्ष की गई थी? तो ये 1932 में की गई थी। यहाँ से देख लीजिए कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1932 में पुणे में की गई थी। ये भी ध्यान रखिए कृषि मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है? पुणे में है। और जबकि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शायद 23 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर LS राठौर हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद FYM में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है इसमें? 0.5% होता है। कितना होता है इसमें? 0.5% होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है रुई की एक गांठ का वजन। ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा है तो आप देख लीजिए, अगर आप दोबारा रिपीट करिएगा तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। रुई की एक गांठ का वजन कितना होता है, तो कितना होता है 180 केजी। रुई की एक गांठ का वजन कितना होता है 180 केजी होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, असंगत मिलान की पहचान कीजिए। आपको बताना असंगत मिलान की पहचान करना है। तो देखिए इसमें असंगत ए वाला ऑप्शन डी है। हाइड्रोजन की खोज ब्लेज पास्कल ने नहीं किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने दाब का खोज किया था, ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। आपको बताना है एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया सकता है। तो कैसे लगाया जा सकता है, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले को गिन लेंगे तो उस पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो पेड़ की जो आयु को निर्धारण किया जाता है क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है। अगर बताना है किसकी कमी के कारण जो फल होता है चटक जाता है या फटता है, तो किसके कारण ऐसे होता है, बोरान की कमी के कारण, ठीक है। किसकी कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। तो खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण से होती है, बैक्टीरिया से। किसकी कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो एक इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनस आक्सोनोपोडास के कारण होती है। यह रोग सभी प्रकार की नींबू वर्गीय फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं, फलों एवं डंठलों पर दिखाई देते हैं। इस रोग के चिन्ह शुरू में पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं जो निरंतर बढ़ते हुए कठोर भूरे रंग के उभरे हुए छालों में बदल जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आलू में ब्लैक हेड किसके कारण होता है। आपको बताना है कि आलू में जो ब्लैक हेड होता है किसके कारण होता है। तो भंडारण में O2 की कमी। आप जहाँ पर भंडारण कर रहे हैं वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी होता है तो आलू में कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने NCERT, NDMC और उत्तरी MCD स्कूलों के सहयोग से, देखिए सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की। इस पहल को क्या कहा जाता है, तो इस पहल को क्या कहा जाता है, परियोजना धूप कहा जाता है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय जब करंट आया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बस देखिए 2018 में ये घटना हुई थी, तब 2018 के एग्जाम में पूछा था। तो आपको प्रेजेंट टाइप का करंट पढ़ना है, न कि पुराना करंट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तरल नाइट्रोजन में -196 पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए जहाँ पर भी माइनस टेम्परेचर हो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, क्रायो शब्द करते हैं। क्या करते हैं, क्रायो। और जहाँ तापमान की बात होता है वहाँ पर हम पायरो शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो माइनस तापमान के लिए क्रायो शब्द होता है और तापमान की सिर्फ बात आएगा यानी प्लस में जाएगा तो उसमें पायरो की बात होता है, ठीक है। तो इसमें -196 तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्रायो आएगा। क्या आएगा, क्रायो आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे क्रायो संरक्षण। क्या बोलते हैं, क्रायो संरक्षण। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों को निष्क्रिय कर बेहद कम तापमान लगभग -196 पर लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह दोस्तों बायोलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रसायन विज्ञान का भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आप रसायन विज्ञान का नहीं देखें तो उसको भी पूरा देख लीजिएगा और बायोलॉजी भी पूरा देख लीजिए। अब हम लोग कल से भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।